हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। तो इस वीडियो में भारतीय संविधान के जो 12 शेड्यूल्स हैं उसके बारे में जानेंगे, तो जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो जो है आप तक पहुँच सके पहले। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है? फर्स्ट शेड्यूल में है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज इसके अंडर में आता है लिस्ट्स ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज अलोंग विद देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सेकेंड शेड्यूल में क्या आता है? सेकेंड शेड्यूल में आता है सैलरीज एंड अलाउंसेस। सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है इसको कवर करता है सेकेंड शेड्यूल। इसमें आता है डिटेल्स द सैलरीज अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इन्हें कि इंडिया के जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका जो सैलरीज क्या रहेगा, अलाउंसेस उनको क्या मिलेगा और क्या क्या प्रिविलेज वो एंटरटेन करेंगे, वो सब ये डिटेल में जो डिस्क्राइब करता है। इसके अंडर में आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका जो ये सब रहेगा, गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट, जितने भी सारे हमारे स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, और स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ये भी आ जाता है ये, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट। हमारे जो इंडियन स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वो भी आ जाते हैं। इनके बारे में जो सैलरी अलाउंसेस और प्रिविलेज रहेगा क्या वो डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट आ जाता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द इंडियन स्टेट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी जो ये चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन रहते हैं उनके बारे में भी ये डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट का जो जजेस होते हैं वो भी आते हैं, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका भी जो सैलरी अलाउंसेस और प्रिविलेज जो रहेगा वो शेड्यूल 2 में डिस्क्राइब किया गया है। थर्ड शेड्यूल में क्या आता है? ओथ्स एंड एफर्मेशन। ओथ्स एंड एफर्मेशन जो है ये थर्ड शेड्यूल में आता है। ये क्या क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितने भी सारे हैं उनका जो जो जब इलेक्ट होते हैं वो या फिर सिलेक्ट किए जाते हैं तो उनका ओथ एंड एफर्मेशन जो है ये इसके अंडर में, ये थर्ड शेड्यूल के अंडर में आता है। इसमें आ जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जितने भी सारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं उनका जो ऑथ एंड एफर्मेशन रहेगा, उसका जो प्रोसेस रहेगा वो सब थर्ड शेड्यूल में आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट। तो इन ये जो पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनका सारा भी ये इसके अंडर में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जो जितने भी सारे होते हैं उन वो सब भी आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस भी आ जाते हैं इसके अंडर में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये भी आ जाता है इसके अंडर में। स्टेट मिनिस्टर जो है उनका भी जो ऑथ एफर्मेशन इसके अंडर में आता है। स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस कैंडिडेट्स, तो मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसका जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो सब भी इसके अंडर में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, तो मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव में आते हैं वो सब भी आ जाते हैं। और हाई कोर्ट के जितने सारे जजेस हैं उनका भी ऑथ एफर्मेशन का जो ये रहता है उसके ये थर्ड शेड्यूल के अंडर में ये आता है। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में आता है राज्यसभा सीट एलोकेशन। तो इसके अंडर में क्या होता है? स्पेसिफाइज द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है अपर हाउस है, ये कौन सा स्टेट के लिए कितना जो सीट रहेगा वो उसको ये डिसाइड करता है फोर्थ शेड्यूल। इसके अंडर में जो मतलब ये पॉपुलेशन के हिसाब से जो पर पॉपुलेशन कितना सीट कितना स्टेट को मिलना चाहिए ये इसके अंडर में आता है फोर्थ शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट है फाइव शेड्यूल्ड। फिफ्थ शेड्यूल्स में आता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो एस शेड्यूल्ड एरिया जो और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है फिफ्थ शेड्यूल के अंडर में आता है। ये क्या इसमें क्या आता है? इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वही चीज लिखा हुआ है जो कि मैंने कहा। नेक्स्ट है सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ट्राइबल एरियाज है उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिक्स्थ शेड्यूल के अंडर में आता है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो स्टेट्स हैं इसका जो ट्राइबल एरियाज हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिक्स शेड्यूल के अंडर में आता है। सेवन शेड्यूल के अंडर में आता है डिविजन्स ऑफ पावर्स। तो डिविजन्स ऑफ पावर का जो डिवीजन रहेगा कैसा रहेगा? यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद ये जो होता है ये सेवन शेड्यूल के अंडर में आता है। ये डिफाइन करता है डिफाइंस द सब्जेक्ट्स अंडर द यूनियन लिस्ट,
स्टेट लीड एंड कॉन्करेंट लिस्ट, डिवाइडिंग द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट। तो यूनियन लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में जो जितने भी सारे मैटर्स हैं उसको डिवाइड किया गया है 7th शेड्यूल के अंडर में। मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर जो है कौन सा पावर एंटरटेन करेगा और स्टेट कौन सा पावर एंटरटेन करेगा, और कौन सा जो पावर है स्टेट और सेंटर दोनों एंटरटेन करेंगे, वो आ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल क्या करता है? इसमें आ जाता है 8th शेड्यूल के अंडर में लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ये है वो सब 8th शेड्यूल के अंडर में आ जाता है। 8th शेड्यूल में आता है लिस्ट द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। इसमें क्या क्या आता है? आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी जिसको डोंगरी भी कहा जाता है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सांथाली, सिंधी, तमिल एंड तेलुगु और उर्दू। ये सब जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इसको ये जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है ये आ जाते हैं 8th शेड्यूल के अंडर में। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल के अंडर में क्या आता है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉज। ठीक है, जो कुछ लॉज उसका वैलिडेशन जो है वो सब आ जाता है 9th शेड्यूल के अंडर में। इसका जो लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो सब 9th शेड्यूल के अंडर में आ जाता है। ये क्या करता है? इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील विथ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को लेके जो जितने भी जो लॉज हैं वो रेगुलेशन है वो इसके अंडर में आ जाता है। एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम जो है वो एबोलिश किया गया था 9th शेड्यूल के अंडर में। इट ऑल्सो डील्स विद द एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विथ अदर मैटर्स। तो लैंड रिफॉर्म जो है या फिर जमींदारी सिस्टम जो है ये सब का जो मेंटेन किया जाता है वो 9th शेड्यूल के अंडर में आता है। और ये 9th शेड्यूल जो है वो एडेड हुआ था 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ये 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसके अंडर में जमींदारी जो सिस्टम है इसको एबोलिश किया गया था। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या आता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 10th शेड्यूल में आता है। ये क्या करता है? इट कंटेन्स प्रोविजंस relating to disqualifying of the members of the parliament and state legislature on the ground of defection। तो इसके अंडर में आ जाता है कि जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो अगर मतलब समझ लीजिए कि कोई एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद एक पार्टी का जो ये इलेक्टेड मेंबर है ये दूसरे पार्टी में जो अब पार्टी स्विच कर देगा तो ये उसको एबोलिश करता है, ये इसको रोकता है वो होने में। ये इसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। अगर कोई मिनिस्टर ऐसा करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उसके पोजीशन से। यही इसको ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये 10th शेड्यूल के अंडर में इसको व्यवस्था किया गया है। तो ये जो है ऐड हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। ये जो 10th शेड्यूल जो है ऐड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या आता है? पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम जो है ये आ जाता है 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या आता है? ये क्या करता है? इट कंटेन्स द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स। इट हैज 29 मैटर्स। तो जो पंचायत जो है हमारा जो ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल में जो हमारा गवर्नेंस है उसका क्या क्या पावर्स रहेगा, क्या अथॉरिटीज रहेगा और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, ये उसको स्पेसिफाई करता है। इसमें 29 जो है मैटर आते हैं, 29 मैटर। तो ये जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये 11th शेड्यूल को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में आ जाता है म्युनिसिपैलिटीज एंड अर्बन गवर्नेंस। म्युनिसिपैलिटीज और अर्बन गवर्नेंस जो है ये 12th शेड्यूल में आ जाता है। 11th शेड्यूल हो गया हमारा पंचायत राज और 12th शेड्यूल हो गया म्युनिसिपैलिटीज एंड अर्बन गवर्नेंस। ये क्या करता है? इट डील्स विद द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, जैसे कि वो ये 11th शेड्यूल में पंचायत राज का जो पावर जो है उसको सिर्फ स्पेसिफाई किया गया था, और 12th शेड्यूल में वैसे ही म्युनिसिपैलिटीज का और अर्बन गवर्नेंस जो है उसका जो ये स्पेसिफाई करता है पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्या क्या पावर रहेंगे, क्या अथॉरिटीज रहेगा और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेंटेन करना पड़ेगा हमारे म्युनिसिपैलिटीज को। तो इसमें कितने आते हैं? इसमें 18 मैटर्स आते हैं। 18 मैटर्स, इनको याद रखना है। 18 मैटर्स जो है ये 12th शेड्यूल में जो हमारा पंचायत राज ये म्युनिसिपैलिटीज जो है उसके अंडर में आता है। और ये ऐड किया गया था 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था 12th शेड्यूल को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
ये हो गया आपका जो टोटल 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आते हैं। स्टार्टिंग में जब पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ये किया गया था, बनाया गया था, उसमें थे 8 शेड्यूल। उसके बाद 4 शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसको याद रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।